जी हां, मौजूदा वक्त में ये सुनकर आपको थोड़ा सा हो सकता है अजीब लगे कि क्या वाकई किसान सोना उगल सकते हैं, क्या वाकई देश की खेती फायदे का सौदा हो सकती है। दरअसल में मौजूदा वक्त में 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं। उनका कहना है कि वो जो बरसों से खेती कर रहे हैं उसमें वो लुट पिट रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जो अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं, जिन्होंने आधुनिक तकनीक से सब कुछ बदल दिया है। आज हम आपको ऐसे ही सफल किसानों से मिलवाने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, संजय उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के किसान हैं। हमारे साथ सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक और किसान संजय सैनी जी जुड़ रहे हैं। भारत भूषण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप किसान हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। और हरियाणा के सोनीपत से हमारे साथ कंवल चौहान साहब जुड़ रहे हैं। तो अलग अलग जगहों के 4 किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं सहारनपुर के संजय सैनी की, जिन्होंने खेती से अपनी नहीं बल्कि कई किसानों की किस्मत बदल दी। और ये कैसे हो पा रहा है, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सिर पर सफेद साफा और गले में मफलर, ये है संजय सैनी। पेशे से किसान हैं। यूपी के सहारनपुर से 22 किलोमीटर बिहारीगढ़ में संजय सैनी खेती करते हैं। संजय 20 साल पहले गन्ना, गेहूं, धान जैसी परंपरागत फसलों की खेती करते थे। 5 एकड़ में खेती कर बमुश्किल साल के 12,000 रुपए कमा पाते थे, लेकिन एक आइडिया ने इनकी जिंदगी बदल दी। संजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो कमाल की चीजें हैं, पौधे हैं, यहाँ की खुशबू अपने आप एनर्जी दे रही है। जिस तरीके से आप खेती कर रहे हैं, किस किस चीज की खेती आप कर रहे हैं? सर, हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के माध्यम से 14 जड़ी बूटियों का हम लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा लेमन ग्रास है जो मेन है। बाकी कोंच की खेती, तुलसी की, एलोवेरा, सेंट्रोनोला, पामारोजा, खस, ये अहम हमारी अभी चल रही हैं। लेकिन 14 खेती पे हमारा फोकस है और उसमें हम प्रयासरत हैं। बाकी 8-10 खेती हमारी यहाँ पे हैं। संजय सैनी कहते हैं कि उनकी जिंदगी में बदलाव आया लेमन ग्रास की वजह से। साथ ही जड़ी बूटियों की खेती भी वो करते हैं और इसी का नतीजा है कि संजय आज 4.5 लाख रुपए की सालाना कमाई कर रहे हैं। 14 लोगों को काम पर रखा है। अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ और क्योंकि औषधीय खेती ने मेरे जीवन को बदल दिया। और जो एफपीओ बनाया है सरकार के माध्यम से हमारा, उसमें आज की डेट अगर हमारा आप इस साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाएगा। जाहिर है संजय सैनी की तरह अगर देश के दूसरे किसान भी ठान लें तो कोई नियम और कानून उनकी आमदनी के आड़े नहीं आ सकता, क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। और ये संजय सैनी जैसे किसानों ने साबित किया है। सहारनपुर से अभिषेक शर्मा के साथ टीवी न्यूज़ नेशन। संजय जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा, जो सरकार है वो कहती है कि हमारे देश में किसानों की जो औसत आमदनी है सालाना, वो तकरीबन 70 से 77 हजार रुपए के आसपास है। आप कह रहे हैं कि देखिए मैं तो 4.5 से 5 लाख रुपए सालाना कमा रहा हूं। ये चमत्कार कैसे सर? और सहारनपुर तो जाना जाता है गन्ने के लिए, गेहूं के लिए, धान के लिए। आप कहां से लेमन ग्रास लेकर आ गए, बीच में जड़ी बूटी लेकर आ गए? सर, ये जो है मैं किसानों की बात को इन्होंने रखा है। सबसे पहले आपको नमन है, कोटि कोटि नमन किसानों की तरफ से और हमारा संघर्ष बायोएनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से। सर, हमारा जैव ऊर्जा विकास बोर्ड जो उत्तर प्रदेश राज्य अपना लखनऊ में है, उसके माध्यम से हम लोग जुड़े और 2012 से हम जुड़े हैं। और 2012 से आज कंडीशन ये आई है कि हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए भी समझते हैं कि जड़ी बूटियों की खेती, और वो भी बिल्कुल बिना खर्चे के, बिना किसी रिस्क के, ना दवाई, ना खाद, ना पानी ज़्यादा, पानी बहुत कम। जितने गन्ने की अगर हम बात करें तो गन्ने से केवल 10% पानी लगता है सर। और दूसरे क्या है कि जो हमारी आमदनी का जो जरिया है, देखिए ये साल में 4 से 5 बार कटिंग करता है और कटिंग करके तेल निकलता। पर एकड़ में अगर एवरेज लगाएं तो सहारनपुर का एवरेज हमने 2 क्विंटल 40 किलो पर एकड़ तेल निकाला है सर। ठीक है, बिल्कुल मैं आऊंगा संजय जी आपके पास एक बार फिर, लेकिन आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर दरअसल में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ही किसान हैं जो दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, जो दिल्ली से बामुश्किल 100 किलोमीटर दूर है, वहां पर जैविक खेती करने वाले किसान कृषि कानून का समर्थन भी कर रहे हैं। दरअसल में जैविक खेती करने वाले
भरत भूषण त्यागी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं। 2019 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। वो बाकायदा जैविक खेती पर पीएचडी कर रहे हैं। हमारे साथ वो जुड़ेंगे, उनसे भी उनके अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भरत भूषण त्यागी यूपी के बुलंदशहर के बद्दा हमीदपुर गांव में जैविक खेती करते हैं। फसलों में धनिया, हल्दी, हींग, नींबू, 4 तरह की तुलसी समेत कई तरह की जड़ी बूटियां शामिल हैं। भरत भूषण कहते हैं कि इसकी बदौलत उन्होंने अपनी आमदनी को दोगुना कर लिया है। साथ ही दूसरों को रोजगार देने के हालात में भी वो आ गए हैं। हम केवल गेहूं और धान की खेती नहीं करते, बल्कि हम गेहूं और धान के साथ साथ दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले और जड़ी बूटियों की खेती संभव है। उन सभी को अपने खेतों में लगाते हैं और उन सभी को जांचते हैं कि किस फसल के द्वारा किसानों को कितनी आमदनी होगी और उसको किसान आसानी से कैसे लगा पाएंगे, किन फसलों को लगाए जाने में सहकारिता की ज़रूरत है और किन फसलों को लगाए जाने में आदमी व्यक्तिगत तरीके से भी सफल हो सकता है। जैविक खेती की वजह से ही पद्म पुरस्कार से सम्मानित भरत भूषण कहते हैं कि जिस नए खेती कानूनों का विरोध हो रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं, जबकि नए कानून से खेती के नए विकल्प खुल रहे हैं। जो तीनों बिल हैं, चाहे उसमें एमएसपी है चाहे मंडी है, सरकार ने इनको बंद नहीं किया है। सरकार ने इनके समानांतर विकल्प खोले हैं ताकि किसान यदि अपनी जिम्मेदारी पर सहकारिता के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसके रास्ते खुले हैं। देश को भरत भूषण जैसे अन्नदाता की आवाज इसलिए सुननी जरूरी है क्योंकि इन्होंने परंपरागत खेती करने वाले किसानों के सामने नया मॉडल पेश किया है, जिसके जरिए देश के दूसरे किसान भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। बुलंदशहर से यतिन शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आपने भरत भूषण त्यागी जी की जो सफलता का सफर है उसको इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की। त्यागी जी, एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा सर, आप कह रहे हैं कि देखिए हम तो जड़ी बूटी उगा रहे हैं और उससे हमारी जो खेती है वो उसकी आमदनी दुगनी हो चुकी है, तब जबकि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एलोपैथी का चलन है। क्या जड़ी बूटी का मार्केट वाकई इतना बड़ा है कि आपको वाजिब दाम मिल रहे हैं और खेती फायदे का सौदा बन रही है आपके लिए? भरत भूषण जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। जी भरत भूषण जी, सवाल मेरा यही था कि एलोपैथी के दौर में जड़ी बूटी के जरिए अपनी आमदनी को दुगना कर लेना, क्या वाकई इतनी संभावनाएं हैं खेती में, जड़ी बूटी की खेती में? हाँ, देखिए, जड़ी बूटी की खेती और जैविक खेती का सीधा संबंध है और इसमें 4 गुना 5 गुना नहीं बल्कि और भी ज्यादा संभावनाएं हैं। और इसको चूंकि किसान उत्पादन के साथ प्रोसेसिंग और सीधे बाजार से इसमें जुड़ता है, तो जो भी तरीके हैं खेती में आमदनी बढ़ाने के, उसमें प्राथमिकता इसी बात की है कि किसान उत्पादन भी करे, प्रोसेसिंग भी करे, प्रमाणीकरण और बाजार व्यवस्था तक जाए। तो ये संभव है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हर किसान इसको चाहेगा तो ये पूरी होती है। ठीक है। और जब हम कहते हैं जैविक खेती तो सर इसका मतलब क्या होता है? जैविक खेती का मतलब कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं? देखिए, जैविक खेती में कोई भी कृत्रिम रसायन तो प्रयोग होता ही नहीं, बल्कि प्रकृति की व्यवस्था को समझना है और उसी के साथ जीना है। और उसके बारे में जो मिथक है कि जैविक खेती में उत्पादन कम होगा या 3 साल में होगा या किसान इसको नहीं कर पाएंगे, ये सब अव्यवहारिक बातें हैं। प्रकृति में अनेक चीजें पैदा होती हैं, साथ साथ पैदा होती हैं और उसकी एक व्यवस्था है। तो यदि हम व्यवस्था को समझकर खेती करते हैं तो जैविक खेती बहुत सरल है और भारत सरकार ने जो इसके लिए कार्यक्रम सुनिश्चित किए हैं वह बहुत ही भविष्य के लिए वरदान साबित होंगे, क्योंकि जैविक खेती अभी तक मिथकों में फंसी रही। संजय जी, जो बात यहाँ पर भरत भूषण जी कह रहे हैं इसका मतलब तो यह है कि जो हम तमाम फर्टिलाइजर पर, पेस्टिसाइड्स पर पैसा खर्च करते हैं उसकी दरअसल में जरूरत ही नहीं है, और इसका सीधा मतलब ये कि किसान की जो लागत है उस पर असर पड़ सकता है, किसान की लागत कम हो सकती है। किसान की लागत कम होगी और उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि होती है। किसान अपने खेत में एक फसल नहीं लेता, अनेक फसल लेता है और प्रोसेसिंग के जरिए वैल्यू एडिशन होता है, जिससे किसानों की आमदनी में गुणात्मक परिवर्तन की पूरी संभावना है। भरत जी हमारे साथ सहारनपुर से संजय सैनी जी हैं, उनसे भी जरा इस पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। संजय जी, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं जो बात यहाँ पर भरत भूषण जी कह रहे हैं? देखिए ये है, इसमें जड़ी बूटी जो है अपने आप में प्राकृतिक है,
और जड़ी बूटी में कोई खर्च नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो हम खेती कर रहे हैं उसमें तो पानी भी बहुत कम चाहिए, क्योंकि लेमन ग्रास में पानी की जो आवश्यकता है बहुत कम आवश्यकता है, दूसरे कोई खाद की आवश्यकता नहीं है। और बाकी जो खाद को इसको ग्रोथ करना है, इसके न्यूट्रिएंट्स अगर बढ़ाने हैं तो हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर, अपना जीवामृत, बीजामृत, घनामृत, अमृत पानी ये बना करके गोबर से हम इसको कर सकते हैं। बाकी जो इसका वेस्टेज है उसी को गड़ा करके खाद के रूप में ठीक है, तो क्या व्यापक पैमाने पर देश का किसान तैयार है कि वो बिना फर्टिलाइजर के भी अपना जो उत्पादन है वो कर सकता है, खेती को फायदे का सौदा बना सकता है? ये हम समझने की कोशिश करेंगे बाकी खास पैमानों से भी। लेकिन आपको बता दें, एक केमिकल इंजीनियर जिन्होंने मिट्टी को जहरीले केमिकल से बचाने के लिए अनोखी जंग छेड़ रखी है, वो बंजर जमीन पर बिना फर्टिलाइजर के फसल पैदा कर रहे हैं, जिससे लोगों को ऑर्गेनिक अनाज मिल रहा है, जिसकी चर्चा, जिसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे खास बात यह है कि सैकड़ों किसान अब इस मुहिम से जुड़ भी रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मिट्टी को बचाना है, सेहत के लिए सही अनाज उगाना है, तो खेती किसानी को भी केमिकल मुक्त बनाना जरूरी है। इसी मिशन को पूरा करने का बीड़ा उठाया एक केमिकल इंजीनियर ने, जो खेत में बिना केमिकल का अनाज उगा रहे हैं। इनका नाम है संजय उपाध्याय, जो खुद खेत में काम करते हैं, गोबर से बने खाद का इस्तेमाल करते हैं और बाकी किसानों को भी इसके फायदे बता रहे हैं। यही है हमारी यूरिया, यही है हमारी डीएपी, ये बस सारा कुछ यही है। गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और ऐसी जगह की मिट्टी जहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार का जहर ना पड़ा हो, इसको कहते हैं जीवामृत। बरेली जिले के गांव के रहने वाले संजय शाहजहांपुर की क्रिप्को फर्टिलाइजर फैक्ट्री में सीनियर केमिकल इंजीनियर हैं। संजय फर्टिलाइजर फैक्ट्री में पिछले 25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फैक्ट्री में लगातार बेहद ही उच्च क्षमता के केमिकल्स का इस्तेमाल करके खेतों में फसलों को दी जाने वाली खाद तैयार की जाती है। इस खाद से पैदावार तो बढ़ रही है, लेकिन जमीन भी बंजर होती जा रही है। संजय उपाध्याय की इस मुहिम में अब तक शाहजहांपुर जिले के 2000 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं, जो बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर्स की मदद से प्राकृतिक तरीके से खेती कर अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा रहे हैं और लोगों को भी शुद्ध अनाज और बिना केमिकल वाली सब्जियां मिल रही हैं। यहाँ का सामान जो है काफ़ी शरीर को लाभ देता है। इसमें ऑर्गेनिक आइटम है, इसमें कोई जहरीला आइटम नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर बार बार आना पसंद करते हैं। संजय उपाध्याय ने वाकई काबिले तारीफ मिशन की शुरुआत की है। इसके लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, आपने संजय उपाध्याय जी की जो कहानी है उसको समझने की कोशिश की। शाहजहांपुर के रहने वाले हैं संजय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये जो जीरो बजट फार्मिंग होती है सर, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जीरो बजट फार्मिंग का सीधा मतलब होता है कि जो हमारा मुख्य उत्पाद है उसको हम लाभ के रूप में लें और हम उसके बीच में अंतर्वर्ती फसलें कर लें। उससे जो हमारा छोटा मोटा खर्चा होता है वो हम उससे निकाल लें। खाद के रूप में हमारा जो खर्चा है या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के रूप में जो खर्चा है वो हम बिल्कुल बंद कर दें। पानी का खर्चा सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में लगभग 1/10 हो जाता है, तो वो भी लगभग ना के बराबर है। तो ये जो 1/10 रह जाता है पानी का खर्चा, संजय जी, क्या ये आप ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं? क्या ये ड्रिप इरिगेशन की आप बात कर रहे हैं या ये इसमें पानी की जरूरत ही अपने आप कम पड़ती है? नहीं, इसमें पानी की जरूरत ही कम पड़ती है। ये जो फसल हम उत्पादन करते हैं, इस उत्पादन करने का तरीका ही इस प्रकार का होता है कि जो वायुमंडल में जो नमी होती है, उस नमी को ही ये पौधे अपनी पानी के खर्च में उपयोग में लाते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से ऊपर से ही पानी में लाते हैं। दूसरा, प्राकृतिक खेती जब हम करते हैं तो जमीन के जल का स्तर ऊपर आ जाता है। ठीक है संजय जी, बहुत संक्षेप में अगर आप एक सवाल का जवाब और दे दें। ऑर्गेनिक खेती का मतलब ये है कि तीसरी बात जो है
संजय जी, ऑर्गेनिक खेती का मतलब यह है कि आपकी लागत कम होती है, यानी आपको बचत ज्यादा मिलती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के दाम ज्यादा मिलते हैं, यानी आपको मुनाफा भी ज्यादा होता है, कमाई दुतरफा। संजय जी, क्या यही मतलब है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इसके साथ में हम प्रोसेसिंग भी अगर हम जोड़ लें, किसान पूर्णतया अगर स्वावलंबी हो जाए, हम पूरी सप्लाई चेन को स्वयं करें, किसी भी तरीके से हम किसी भी कानून के ऊपर निर्भर ही ना रहें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कानूनों की भी बात करूंगा। संजय जी, मैं आऊंगा आपके पास। जो 3 कानून है जिसको लेकर लगातार घमासान देखा जा रहा है, मैं उस कानून को लेकर भी आप तमाम लोगों के पक्ष समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब चलते हैं जरा हरियाणा के सोनीपत। किसान कंवल एस चौहान से आपको मिलवाते हैं, जिन्होंने बेबी कॉर्न की फसल के जरिए एक नई शुरुआत की है और आज उनकी फसल सोना उगल रही है। कंवल चौहान लोगों के लिए फार्मिंग के नए रोल मॉडल बन चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अपनी किस्मत खुद लिखने वालों में एक किसान सोनीपत के कंवल एस चौहान हैं। कंवल एस चौहान की खेती अब सोना उगलती है। मशरूम और बेबी कॉर्न की खेती ने कंवल एस चौहान को दिन दोगुनी रात चौगुनी फायदा दिया। पहले कंवल चौहान की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए होती थी, जो अब 10 लाख रुपए सालाना हो गई है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। कंवल चौहान ने धान में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें इसमें जबरदस्त घाटा उठाना पड़ा। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और 1998 में बेबी कॉर्न की खेती शुरू की, जिसके कुछ ही वक्त बाद वो घाटे से भी उबर गए और उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। जो बेबी कॉर्न 1998 में थाईलैंड से 400 रुपए किलो में खरीदा जाता था, उसे कंवल चौहान ने 150 रुपए प्रति किलो में 5 स्टार होटल्स को मुहैया कराया। पहले तो थाईलैंड से बेबी कॉर्न हिंदुस्तान में आता था, स्वीट कॉर्न भी थाईलैंड से आता था और टमाटर पूरी और मशरूम चाइना से आता था। अब उसका स्थान हमने ले लिया है और यहाँ का हमारा जो क्षेत्र है इन सब चीज़ों की पूर्ति पूरी देश की कर रहा है और साथ में विदेश में भी हम यहाँ अपना माल यहाँ से प्रोसेस करके। इसके बाद कंवल चौहान ने मशरूम की खेती में भी हाथ आजमाया और यहाँ भी उन्हें उम्मीद के मुताबिक ही सफलता मिली। इस फायदे के जरिए ही उन्होंने 2009 में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शुरू की। इस वक्त हम जहाँ आप देख सकते हैं मशरूम की खेती हो रही है। ट्रेडिशनल फार्म से अलग फार्मिंग है ये। हमारे साथ इनसे बात करते हैं और कौन सी आप ये बताएं कि ये जो फार्मिंग है ये डिफरेंट कैसे है और इसमें क्या लागत आती है, क्या फ़ायदा होता है? ये बटन मशरूम की खेती है और ये धान का पुआल और गेहूं का भुस्सा या फार्म वेस्ट जैसे कि गन्ने की पत्ती, खोई या सरसों की तोड़ी, ये सब में हो सकती है। कंवल चौहान को कृषि में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं 2011 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी उन्हें सम्मानित किया। आज कंवल चौहान बेबी कॉर्न की एक फसल से 60,000 रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं और उनकी सोच और लगन लोगों के लिए मिसाल बन गई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, 22 साल का सफर और खेती अब फायदे का सौदा बन चुकी है। कई गुना ज्यादा कंवल चौहान कमा रहे हैं अपनी खेती से। खेती के तरीके को बदलकर उनसे उनके अनुभव को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये खास कवरेज लगातार जारी है। कानून को लेकर विरोध क्यों, ये इन किसानों से समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के। तो न्यूज नेशन की इस खास चौपाल में आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से खेती फायदे का सौदा हो सकती है। देश के 15 करोड़ किसानों को एक खबर देखनी चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी खेती को फायदे का सौदा बना सकते हैं, किस तरीके से जीडीपी में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, किस तरीके से अपनी आय को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। 3 खास मेहमान, 3 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सैनी जी, मैं एक बार आपसे समझना चाहूंगा सर, जिस कानून को लेकर इस वक्त विरोध दिख रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, क्या वाकई वो किसान विरोधी है? क्या उन तीनों कानूनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे किसान को फायदा होना चाहिए या डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? सर देखिए, किसान को आवश्यकता थी इन बिलों की और डिमांड में कहना चाहूंगा कि हम किसानों ने ही पहले सरकार को सुझाव दिए थे। ये पिछले 3 सालों से लगातार प्रोग्राम चल रहे थे कि सरकार डिमांड कर रही थी कि क्या होना चाहिए और उसी के अनुसार जो है ना, फिर ये डिमांड के अनुसार ही गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये किया है। और जैसे हमारा एफपीओ है, एफपीओ के माध्यम से गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आया है। एफपीओ बना करके हम इतने सक्षम हुए हैं कि पूरे देश में सबसे पहले देखो, ये जो एमएसपी की बात है, एमएसपी गवर्नमेंट कह रही है कि हटेगी नहीं। दूसरे जो एक बाधाएं खोली हैं देश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, यहाँ तक प्रॉब्लम थी कि एक जिले से दूसरे जिले में भी समस्या थी, लेकिन अब हम एक दूसरे से
जा सकते हैं और अपने सामान पूरे भारत ठीक में है देखिए संजय सरकार जी, ने यही सवाल किया आपसे है। पूछना चाहूंगा। 6 साल का मोदी सरकार का जो सफर रहा है, क्या उसके आधार पर आपको लगता है कि मौजूदा सरकार किसान विरोधी है और किसान विरोधी कानून ला रही है? संजय जी, संजय उपाध्याय जी। देखिए जी देखिए, ऐसा है कि मैं इससे थोड़ी सी अलग हटके बात कहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा सरकारों पर निर्भर रहने की जरूरत ही कहां है। हालांकि कानून के विषय की अगर आप बात करें तो इसमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। ये सारे के सारे कानून बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कुछ छोटे मोटे इसमें सुधारों की जरूरत हो सकती है, क्योंकि हम स्वावलंबी किसान तक पहुंचने में हो सकता है कि हमारे लिए कुछ समय लगे, 2 वर्ष लगे, 3 वर्ष लगे, जब तक ये किसान समझे कि संजय हमें जी, कहां आप पहुंचना बेहद है और अहम बात नए कह रहे हैं कि कानूनों के क्या सरकारों के फायदे ऊपर हैं। सोचने की जरूरत है। क्या कवल चौहान सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए? कवल जी, क्या वाकई इन 3 कानूनों की जरूरत है, या इन 3 कानूनों के होने के बाद भी किसान अपनी खेती को फायदे का सौदा बना सकता है? कवल जी। जो सरकार 3 नए कानून लेकर आई है, इसमें विशेषकर एपीएमसी जो एक्ट है, एपीएमसी एक्ट के सुधार की मांग पिछले 20 वर्षों से चल रही थी। सभी किसान संगठन एपीएमसी एक्ट में सुधार की मांग कर रहे थे। उदाहरणतः मैं बताना चाहता हूं कि हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और उसका प्रोसेस यूनिट लगाया, और उसमें जब टमाटर प्रोसेस किया किसानों से लेकर, तो मंडी के इंस्पेक्टर हमारे पास आ गए और कहने लगे कि या तो आप तो ये तो ऐसा तो देश में नियम ही नहीं है कि आप किसानों से डायरेक्ट टमाटर खरीद सके। कमल जी, समय थोड़ा कम है यहाँ पर, लेकिन देश के 4 ऐसे किसान हम आपको इस वक्त न्यूज नेशन पर दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी खेती को फायदे का सौदा बनाया है। कई गुना ज्यादा अपनी जो कमाई है खेती से वो बनाई, और वो कहते हैं कि जो 3 कानून हैं ये अगर आ जाते हैं उसके बाद भी किसी तरीके का संकट खेती को लेकर नहीं रहने वाला है। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।